हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल सुपर साइंस जोन में। तो बच्चों चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज फिर से। ये आपका तीसरा वीडियो है क्लास 11th एंट्रेंस एग्ज़ाम में। आप सब लोग बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और इस समय बच्चों थोड़ा सा निगेटिविटी से बचिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे इधर उधर बताने के लिए ये है वो है। कुछ नहीं यार, नॉर्मल एकदम मस्त रहना है, कूल रहना है, बिंदास अपनी पढ़ाई करते रहना है। थोड़ा सा गर्मी आ रही है धीरे धीरे, कोई बात नहीं है। स्वास्थ्य का हमेशा एकदम अच्छे से ध्यान रखेंगे, पानी थोड़ा सा ज़्यादा पीने की कोशिश करेंगे और एकदम मस्त रहेंगे, खुश रहेंगे। कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, हम तो आपके साथ हैं। चलिए अब हम लोग आ चुके हैं अपना आपका वीडियो ये बनाने के लिए। तीसरा वीडियो बच्चों बन रहा है। केमिस्ट्री हमारी पूरी कंप्लीट है। इस वीडियो में फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगी। एक वीडियो में हम लोग मैथ को कंप्लीट कर लेंगे और थोड़ा सा कुछ छोटी मोटी चीज़ें बायो की बता देंगे, ठीक है। तो चलिए फिर आप लोग इस वीडियो को देख लेंगे, एक वीडियो और देख लेंगे, फिर आप लोग पेपर देने जाएंगे। ज़बरदस्त मस्त पेपर होगा। कल हम सभी बच्चों से मिलेंगे, ठीक है। आपका रिव्यू कैसा रहेगा हम बताएंगे, ठीक है। हम लोग कल रिव्यू भी थोड़ा बहुत लेंगे कि उनका बच्चों का एंट्रेंस एग्जाम का पेपर कैसा हुआ। भीड़ थोड़ा सा ज़्यादा होगी, लेकिन फिर भी कुछ अपने बच्चों से लेने की कोशिश करेंगे। पेपर कैसा हुआ, क्या जो हम लोग मेहनत कर रहे थे वह मेहनत सार्थक हुआ, सफल हुआ, बिल्कुल होगा। चलिए तो आज बच्चों फिजिक्स पढ़ाएंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फिजिक्स हम लोग कैसे पढ़ने वाले हैं और एक घंटे में कितना आसानी से क्या क्या पढ़ लेंगे। बहुत छोटी छोटी चीज़ें पूछी जाएगी, बहुत छोटी। बच्चे पूछते हैं सर क्या पूछा जाएगा, अभी बताते हैं क्या पूछा जाएगा। बहुत नॉर्मल चीज़ें पूछी जाएंगी, मेरे सभी बच्चे बहुत अच्छे से कर लेंगे, बहुत अच्छे से कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्रकाश की बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रकाश, देखिए प्रकाश तो सबको पता है, प्रकाश एक ऊर्जा है जो से हम दिखाई नहीं देती, इसके माध्यम से हमको वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश की चाल पूछ लेगा, सर प्रकाश की चाल कितना होती है बच्चों। प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। पूछ सकता है कि प्रकाश पृथ्वी तक कितने मिनट पहुंचता है, 8 मिनट 22 सेकेंड। ये सारी क्वेश्चन पूछ सकता है, जल्दी से नोट करेंगे। प्रकाश की चाल निर्वात अथवा वायु में बच्चों कितना होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। सही से दिख रहा है, बिल्कुल। प्रकाश की चाल निर्वात अथवा वायु में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। देख लेंगे एक बार, सॉरी एक बार देख लेंगे क्या सब कुछ अच्छे से दिख रहा है, क्लियर। बिल्कुल, यस 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 सही है, यस बिल्कुल। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, 8 मिनट 22 सेकेंड, एकदम सही दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसमें प्रकाश में कुछ नहीं पूछ सकता। प्रकाश में सीधे क्या पूछेगा, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, अगर पूछेगा तो पूछ सकता है, नहीं तो इतनी बड़ी डिफिनेशन नहीं पूछेगा, नॉर्मल चीज़ें पूछेगा। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं बच्चों, जब कोई प्रकाश की किरण किसी पालिश या चिकने तल से टकराती है। कोई प्रकाश की किरण किसी पालिश या चिकने तल से टकराती है तो टकराने के बाद प्रकाश का अधिकांश भाग बच्चों उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए परावर्तन के 2 नियम होते हैं, हम लोग बार बार पढ़ चुके हैं, करीब 1000 बार पढ़ चुके हैं कि जो किरण आती है उसे हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं, आपतित किरण। ये क्या बोलते हैं, आपतित किरण। इसके बाद यहाँ से परावर्तन के बाद जो किरण लौट जाती है उसे हम लोग बोलते हैं परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। ये जो बिंदु होता है इसको हम सभी बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। पूछेगा परावर्तन के नियम, कितने नियम, 2 नियम होते हैं। ये बच्चों क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इसको बोलेंगे कोण को आपतन कोण I, इसको बोलेंगे परावर्तन कोण R। सही है, दोनों आपस में कोण बराबर होते हैं, कोण I बराबर क्या हो जाएगा, कोण R। दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। पूछ लिया कि अगर ये 30 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 30 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से कभी कभी एक न्यूमेरिकल पूछ लेता है, बड़ा आसान सा न्यूमेरिकल पूछ लेता है। अगर यह वैल्यू दिया है, यह 60 अंश, तो यह वैल्यू कितना होगा बच्चों, पूरा 90 अंश होता है। जब 60 दे दिया तो ये भी कितना होगा, 30 अंश होगा। जब ये 30 होगा तो ये भी कितना होगा, 30 अंश होगा। समझ सकते हैं, बहुत चीज़ें आसान है। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए, सारे बच्चे समझ रहे हैं। आगे चलते हैं। जो ज़्यादा इसमें महत्वपूर्ण है उसमें बच्चों पूछेगा कि कुछ परिभाषाओं को डिफाइन कीजिए, कुछ परिभाषाओं को परिभाषित कीजिए। फिर से सुनिए, कुछ परिभाषाओं को डिफाइन कीजिए। जैसे सर क्या परिभाषा पूछ सकता है, जैसे बच्चों पूछ सकता है
ये कोई आपका कॉनकेव मिरर है, मतलब अवतल दर्पण है। यहाँ बात करते हैं पोल पी। क्या होता है? किसी गोली दर्पण के, फिर से सुनिएगा, किसी गोली दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, परावर्तक तल के मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं? दर्पण का ध्रुव बोलते हैं। ये ध्रुव जिसे हम पी से डिनोट करते हैं, इसे हम पोल बोलते हैं। किसी गोली दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव बोलते हैं। आगे चलेंगे एफ होगा, आगे चलेंगे बच्चों सी होगा। तो सर सी को हम कैसे डिफाइन करेंगे? गोली दर्पण का वह केंद्र जो कि दर्पण का एक भाग होता है, ये भाग हो गया। किसी गोली दर्पण का वह केंद्र, किसी गोली दर्पण का, बार बार रिपीट कर रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए, जो चीज़ें आपको पता सब है, बस एक बार रिवीजन हो जाए बस। किसी गोली दर्पण का वह केंद्र जो कि दर्पण का एक भाग होता है बच्चों, उसे हम वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है सर। तो फिर सर मुख्य अक्ष किसे हम बोलेंगे? बच्चों गोली दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, जिसे हम पीसी से प्रदर्शित करते हैं, इसे हम क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस, जिसे हम मुख्य अक्ष के नाम से जानते हैं। किसी गोली दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, ना दूरी नहीं बोलेंगे, दूरी नहीं, रेखा, पी तथा सी के बीच जो मिलाने वाली रेखा होगी उसे हम मुख्य अक्ष बोलेंगे। समझ गए सर? लेकिन सर एक बार एफ को तो भी बता दीजिए बच्चों। मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से, फिर से सुनेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है अथवा जाती हुई प्रतीत होती है उसे हम मुख्य फोकस कहते हैं। यहाँ से हो सकता है एक छोटा सा न्यूमेरिकल पूछ ले, किसी वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। छोटा सा अगर न्यूमेरिकल पूछ लेता है तो आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे बात करें पी हो गया, ये एफ हो गया, ये सी हो गया। बच्चों एफ से पी के बीच की दूरी को फोकस दूरी बोलेंगे। जब ये इतना एफ हो गया तो ये भी कितना हो जाएगा? एफ हो जाएगा। तो बच्चों आपको पता है सी और पी के बीच की दूरी को हम आर कहते हैं, जिसे वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। तो एक एफ मिला के कितना हो गया सर जी? 2f हो गया। तो 2f बराबर बच्चों आर हो गया। तो यहाँ से एफ बराबर r/2 हो गया, एफ बराबर r/2 हो गया। मेरे साथ बोलेंगे एफ बराबर r/2 हो गया। तो यहाँ पे एक न्यूमेरिकल पूछा जाता है, यदि किसी गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर दिया गया हो। फिर से, यदि किसी गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर दिया गया हो तो बच्चों उसकी फोकस दूरी बताइए। बहुत आसान है सर। एफ बराबर आपने अभी बताया है r/2 होता है, r का मान 40/2, तो एफ बराबर कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। सर माइनस प्लस वाला बात नहीं लिए क्या? नहीं बच्चों, केवल गोली दर्पण बोलेगा तो कोई माइनस प्लस नहीं करेंगे। जब अवतल दर्पण बोलेगा तो माइनस करेंगे, उत्तल दर्पण बोलेगा तो प्लस करेंगे। उसकी बात हम लोग आगे चिन्ह परिपाटी में कर लेते हैं। ठीक है, सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है सभी बच्चों को? आवाज़ अच्छे से आ रही है? एक बार बताइएगा। सब कुछ सही है? चलिए, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, सब कुछ सही से दे रहा है। चलिए ठीक है, इतनी बात समझ में आपको आ गई होगी। एफ बराबर 20 सेंटीमीटर, अगर इतनी बात आ गई हो तो जल्दी से फिर हम लोग आगे चलेंगे। सही है यहाँ तक? फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। 2f बराबर बच्चों r होता है, मतलब ये इसकी आधी होती है, वह उसका दुगना होता है। ठीक है ना? ये इसकी आधी होती है और वह उसका दुगना होता है। 2f बराबर r, f बराबर r/2। सही है? चलिए हम लोग बात करेंगे किरण आरेख की। किरण आरेख की बात करेंगे। वेरी महत्वपूर्ण है। हो सकता है एक किरण आरेख कोई न कोई पूछ ले, तो फिर इसमें कितनी कंडीशन होती है सर? बच्चों हम लोग सबसे पहले बात करते हैं अवतल दर्पण की। तेज नहीं है, आराम से पढ़ते चलिए, रिवीजन करा रहे हैं एक बार, ताकि टेस्ट में आपको 1 घंटे की वीडियो में आप सब कुछ देख लीजिए। पूरी फिजिक्स को हम लोग 40-45 मिनट में निपटा देंगे, कुछ बचने वाला नहीं है। सेम टू सेम सब कुछ कल यही आएगा। एक बार भरोसा कर लीजिए। अगर अभी तक अगर आप इस चैनल पर भरोसा करते आए हैं, अपने सर पर अगर पूरा विश्वास है, तो एक दिन आप बच्चों 45 मिनट हमको दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। सारे अपने बच्चे, जो भी बच्चे जिसने देखेंगे 100% पहली वीडियो को आपने खूब प्यार दिया, 250 से 300 बच्चे देख चुके यार एक दिन में, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है, बाकी औरों के लिए तो इतना सही बात है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो आपने जितना प्यार दिया ऐसे आप खूब देखिए, जितना हो सके बच्चे जुड़ते जाइए। इस समय सब्सक्राइब भी आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं। सच में अगर ऐसा सब कुछ मिलता रहा ना, बहुत जल्दी वो दिन दूर नहीं होगा जब हम लोगों का लाखों में सब्सक्राइबर हो जाएंगे। ठीक है ना? बहुत जल्दी आपका 1 लाख व्यू भी होने वाला है, और चैनल बस थोड़ा सा और बचा है बच्चों मोनेटाइज होने में। 2-2.5 घंटे और बचा है, हो जाएगा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, मज़ा आ जाएगा फिर। ठीक है ना?
चलिए, आप सब खूब अच्छे से प्यार सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला, हम आपके साथ हमेशा हैं। आपने बोला था सर वीडियो बनाइए, ऑफलाइन क्लासेस ख़त्म होती हैं तुरंत हम आ जाते हैं आपकी वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। चलिए तो देखिए शुरुआत करते हैं यहाँ पे किरण आरेख को बनाना। अवतल दर्पण, इसमें बच्चों 6 कंडीशन होती है। कौन कौन? इसे पी बोलते हैं, एफ बोलते हैं, सी बोलते हैं, यहाँ पे इनफाइनाइट। ध्यान से सुनिएगा, गलत नहीं करके आना है, एक आएगा जरूर सही करके आना है। देखिए अवतल दर्पण में बोलेगा जब वस्तु अनंत पर हो तो, जब वस्तु अनंत पे हो तो क्या हो जाएगा? जब बच्चों वस्तु अनंत पे होगा, अनंत के आगे तो कोई भी है ही नहीं, अनंत के आगे तो कुछ नहीं है। जब अनंत के आगे कुछ नहीं है तो इसका मतलब अनंत सबसे अंतिम में होगा। जब अनंत सबसे अंतिम में होगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? सर जी प्रतिबिंब तो फोकस पे बनना चाहिए, क्योंकि इधर से तो सबसे अंतिम में फोकस है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। आप सब इतने समझदार बच्चे, इसीलिए तो मज़ा आता है हमें। आप नहीं होते हो फिर भी हमें लगता है कि आप मेरे सामने हो। क्यों? क्योंकि आप ऐसे पढ़ते ही हो, आप इतना अच्छे से सारी चीज़ों को क्लियर आपका है। कोई भी मेरे अपने बच्चों को कुछ भी डाउट नहीं है, कुछ भी डाउट नहीं है। क्लास में जब कभी हम पूछते हैं आप बहुत अच्छा आंसर देते हैं, सच में बहुत खुशी मिलती है कि कम से कम हम कुछ बच्चों को तो, ज़्यादा को भले ही नहीं लेकिन कुछ को तो संतुष्ट कर पा रहे हैं, कुछ को तो सिखा पा रहे हैं। बच्चों बस इंतज़ार है तो सिर्फ और सिर्फ इस साल रिजल्ट का इंतज़ार है। रिजल्ट आने के बाद हम लोग इतनी खुशियाँ मनाएंगे, इतना मज़ा आएगा, सब कुछ बदलाव आ जाएगा, ठीक है। आप लोग खूब मेहनत करिए, खूब मन लगा के पढ़िए। चलिए तो देखिए इनफाइनाइट, ठीक है, इनफाइनाइट पर रखा होगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पे बनेगा। कंडीशन विल बी अप्लाई, सुनिएगा। जब अवतल दर्पण में सामने जब सब कुछ होगा, इसके सामने जब सब कुछ बनेगा, प्रत्येक कंडीशन के लिए वास्तविक होगा और उल्टा होगा। अब डिपेंड करता है वस्तु से छोटा है, वस्तु के बराबर है कि वस्तु से बड़ा है, ये कंडीशन पे निर्भर करेगा। तो कैसे निर्भर करेगा सर? सुनिएगा। जब वक्रता केंद्र से इधर प्रतिबिंब बनेगा, जब, फिर से एक बार, जब वक्रता केंद्र से इधर प्रतिबिंब बनेगा तो वस्तु से छोटा बनेगा, लेकिन जब वक्रता केंद्र पर प्रतिबिंब बनेगा और वस्तु भी रखी रहेगी तो वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन जब वस्तु इधर होती जाएगी, प्रतिबिंब वक्रता केंद्र से परे होता जाएगा, दूर होता जाएगा, तो बच्चों प्रतिबिंब बड़ा होता जाएगा। तीन ही कंडीशन तो है। 5 कंडीशन यहाँ बनता है। अवतल दर्पण में एक पीछे बनता है जो कि आभासी सीधा वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। चलिए तो देखेंगे, जब पहली कंडीशन, 6 कंडीशन देखेंगे। जब वस्तु अनंत पे रखी हो तो प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा, वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से बहुत छोटा, मतलब बहुत छोटा, बिंदु आकार का बनेगा, बहुत छोटा, पता भी नहीं चलता है। आगे, जब वस्तु आपका अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में रखी होगी। अब यही वस्तु यहाँ से यहाँ आ जाएगी। जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में रखी होगी तो फिर कहाँ बनेगा? ये बच्चों अब जैसे जैसे ये आगे चलते चले जाएंगे ना, ये प्रतिबिंब आपका इधर आता चला आएगा तो कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में बनेगा। कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में बनेगा। क्योंकि ये हम अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में आ गए ना, वस्तु को रख दिए तो प्रतिबिंब हमारा थोड़ा सा इधर चला आएगा। कैसा? सब कुछ वास्तविक, उल्टा, ये सेम वस्तु से छोटा। कैसा बनेगा? वस्तु से छोटा। ठीक है सर जी। अब तीसरी कंडीशन, सबसे महत्वपूर्ण कंडीशन, कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो। जब वस्तु कहाँ रखी हो? वक्रता केंद्र पर रखी होगी। कंडीशन तीसरा। तो बच्चों यही एक ऐसी कंडीशन है जहाँ वस्तु रखी होगी वहीं प्रतिबिंब बनता है। हम लोगों ने सब पढ़ चुका है। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी होगी प्रतिबिंब वक्रता केंद्र बनेगा। कैसा? वास्तविक तो बनेगा ही सर जी, उल्टा तो बनेगा ही, लेकिन यहाँ पर वस्तु के बराबर बनेगा। कैसा बनेगा? वस्तु के बराबर बनेगा। समझ में आया? 3 कंडीशन हो गए। अगला चलते हैं। अब आपकी वस्तु कहाँ रखी होगी? अब बच्चों वस्तु आपकी रखी होगी सी और एफ के बीच में। वस्तु कहाँ रखी होगी? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। तो सर क्या प्रतिबिंब अब इधर जाएगा? बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में हो जाएगा। अब कैसा हो जाएगा? वास्तविक तो बिल्कुल होगा, उल्टा तो होगा ही, लेकिन वस्तु के बराबर अथवा छोटा नहीं होगा, क्योंकि अब वक्रता केंद्र से दूर जा रही है। अब हल्का वस्तु छोटी होती जाएगी और प्रतिबिंब आपका बड़ा होता जाएगा। तो क्या होगा? वस्तु से बड़ा। क्या हो जाएगा? वस्तु से बड़ा। क्या हो जाएगा? वस्तु से बड़ा। बताइएगा, समझ में आ रहा है ना?
आगे चलते हैं 4 कंडीशन हम लोग सीख चुके हैं। सर इतना आसान था, आपने पहले क्यों नहीं बताया? बच्चों हम बता चुके हैं, आपने पहले ध्यान नहीं दिया। जब आप 11 में पहुँच गए तब आपको आसान लगने लगा। यही चीज़ें कक्षा 10 में बहुत कठिन लगती थी, जब आप 11 में पहुँच गए तब आपको लग रहा है सर इतना आसान था, पहले काश पता चल गया होता। कोई बात नहीं, जब पता चल गया है तभी जान लीजिए। आगे चलते हैं, अगला कंडीशन, जब वस्तु फोकस पे रखी हो। सर जी जब वस्तु फोकस पे रखी होगी, आपने तो बताया था कि जब वस्तु अनंत पे रखी होगी तो प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा। तो क्या सर अब उल्टा हो जाएगा? बिल्कुल सही बात आप बोल रहे हैं। तो जब वस्तु अनंत पे होगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनता था? फोकस पे। अब वस्तु फोकस पे है तो प्रतिबिंब आपका अनंत पे बनेगा। बिल्कुल सही बात आप बोल रहे हैं, आपकी बात हम बिल्कुल समझ रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, जब वस्तु फोकस पे होगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? इनफाइनाइट बनेगा। बस बदल जाएंगे, बस सारा कंडीशन वास्तविक होगा, उल्टा होगा तथा वस्तु से बड़ा हो जाएगा। सर तो 5 कंडीशन हो गए, 6वां कंडीशन बताइएगा। एक कंडीशन बच्चों और बचता है, उस कंडीशन को हम लोग लिख लेते हैं। जब वस्तु F तथा P के बीच में है, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा जाता है, बच्चे गलत कर देते हैं। सर सब हर कोई तो यही बताता है कि अवतल दर्पण में सब वास्तविक, सब उल्टा, सब छोटा, मतलब ऐसे ही है। लेकिन ये कंडीशन तो कोई ध्यान ही नहीं देता है, बच्चे भी नहीं ध्यान देता, कोई भी नहीं ध्यान देता। क्या अवतल में भी सर आभासी होता है क्या? हम तो सुने थे कि सर बताते थे कि अवतल मतलब होता है वास्तविक, उल्टा, छोटा, बड़ा, कुछ भी। लेकिन उत्तल मतलब सर बताते थे, उत्तल मतलब हमेशा वास्तविक नहीं। हाँ बताते हैं होता है, लेकिन बच्चों एक कंडीशन में, केवल एक और ओनली एक कंडीशन में ये थोड़ा सा नियम बदल जाता है। क्यों बदल जाता है सर जी? क्योंकि यहाँ फोकस और पी के बीच में मतलब पी और एफ के बीच में वस्तु हो जाती है। तो जब ये वस्तु चलेगी ना तो फोकस से तो जाएगी, लेकिन जो दूसरी होगी वक्रता केंद्र से जाएगी। अब इन दोनों को आगे, क्योंकि इनफाइनाइट के बाद तो कुछ होता ही नहीं, इनफाइनाइट मतलब ही बहुत दूर हो जाता है, इसके बाद कुछ नहीं पाया जाता। जब इनफाइनाइट के बाद कुछ होता ही नहीं तो फिर क्या, फिर तो पीछे ही जाएगा ना, बिल्कुल पीछे जाएगा। तो अब जब इन दोनों किरणों को हम आगे बढ़ा देंगे, मतलब सॉरी पीछे बढ़ा देंगे, जहाँ ये दोनों किरणें मिलेंगी वहीं आपका प्रतिबिंब बनेगा। तो सर आप बताए थे कि जो भी पीछे होता है अवतल में उसे हम आभासी बोलेंगे, अब भी तो बता रहे हैं। उल्टा बोलेंगे? नहीं, उल्टा सीधा कुछ भी, लेकिन यहाँ तो सीधा है। आभासी सीधा, वस्तु से बहुत बड़ा, देख रहे हैं वस्तु इतनी बड़ी सी है, प्रतिबिंब इतना बड़ा सा है। ये कंडीशन आप ध्यान रखेंगे। 6वां क्या हो जाएगा? आभासी। क्या हो जाएगा? आभासी और सीधा, आभासी सीधा, वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा, दर्पण के पीछे, वस्तु से बहुत बड़ा, दर्पण के पीछे। जल्दी से नोट कर लेंगे। बहुत सही, बहुत सही बच्चे, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा मज़ा आ रहा है। सर समझ में सब कुछ आ रहा है, ऐसा 10 में क्यों नहीं आ रहा था? ये आपकी गलती है, मेरी कोई गलती नहीं है। जैसे हम अब पढ़ा रहे हैं ऐसे आज से हम 10 साल पहले भी पढ़ा रहे थे। आप इतने मन से कल नहीं पढ़ रहे थे, आज इतने मन से पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपको लगता था 10 तो हर कोई पास हो जाता है, लेकिन अब लग रहा है कि कक्षा 11 गोपाल विद्यालय के एंट्रेंस में कोई पास होता है, क्योंकि 2500 बच्चों ने फॉर्म डाला है, 300 बच्चों का एडमिशन होना है, ठीक है। इसलिए आप इतना मन से पढ़ रहे हैं, इसलिए आपको क्लास अच्छी लग रही है। पहले आप इतना मन से नहीं पढ़ते थे, ठीक है। हम तो जैसे आज पढ़ा रहे हैं ऐसे हमेशा पढ़ा रहे थे। चलिए कोई बात नहीं, जब जागो तभी सवेरा है। आगे चलते हैं, हो गया, ठीक है। अब देखिए एक बार किरण आरेख की बात कर लेते हैं। कितने मिनट हो गए? किरण आरेख तो हो गया 18 मिनट। आइए अब हम लोग बात कर लेते हैं बच्चों एक बार चिन्ह परिपाटी का, देख लीजिएगा, फिर हम लोग डायरेक्ट आगे चलते हैं। चिन्ह परिपाटी की बात कर लेते हैं। देखिएगा चिन्ह परिपाटी में क्या हो जाएगा, देखिए आपतित किरण की दिशा में पॉजिटिव, ये होता है आपतित किरण हमेशा इधर से इधर जाती है, ये होता है आपतित किरण की दिशा, आपतित किरण की दिशा, आपतित किरण की दिशा में क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। ये हो जाता है आपतित किरण की विपरीत दिशा, आपतित किरण की विपरीत दिशा, विपरीत दिशा मतलब क्या हो जाएगा? निगेटिव, मतलब क्या हो जाएगा? निगेटिव। आपतित किरण की दिशा क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। आपतित किरण की विपरीत दिशा क्या हो जाएगी? निगेटिव। आपतित किरण की विपरीत दिशा क्या हो जाएगी? निगेटिव। आपतित किरण की दिशा क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। आपतित किरण विपरीत दिशा क्या हो जाएगी? निगेटिव। देखिएगा अब बच्चों समझिएगा आप, यहाँ P, यहाँ F, यहाँ C, समझिएगा अच्छे से। देखिए अब जो C होता है यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाता है? R हो जाता है। मान लीजिए बच्चों, मान लीजिए यहाँ कोई वस्तु रखी गई है,
मान लीजिए यहाँ कोई वस्तु रखी गई है, तो वस्तु से P के बीच की दूरी को U बोलते हैं। क्या बोलते हैं? U बोलते हैं। इसको R बोलते हैं। मान लीजिए यहाँ प्रतिबिंब हमारा रखा गया, कहीं रखा गया, यहाँ रखा गया है, इसके बीच की दूरी को हम V बोलेंगे, R इसको बोलेंगे, इसको F बोलेंगे। देखिए अब ये आपतित किरण की विपरीत दिशा में सब नापी जा रहे हैं। P से समस्त दूरियां दर्पण के ध्रुव से नापी जाती हैं, इसके विपरीत नापी जा रहे हैं, सारे चिन्ह ऋणात्मक हो जाएंगे। बट सर अभी तो आपने बताया था B में 2 कंडीशन होती है, अब भी तो बता रहे हैं, इसका मतलब अवतल दर्पण में सारे चिन्ह ऋणात्मक होंगे, लेकिन V में 2 कंडीशन होंगे। लिख लेंगे अवतल दर्पण, इधर लिख लेंगे अवतल दर्पण, बहुत महत्वपूर्ण है। इधर लिख लेंगे उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में बच्चों क्या होता है? केवल U हमेशा इधर बनता है, बाकी सब कुछ F भी इधर होगा, C भी इधर होगा। इसका मतलब सर फोकस दूरी भी धनात्मक, जो इधर होगा विपरीत आपतित किरण की दिशा में, तो इधर F होगा और C होगा। C मतलब वहाँ प्रतिबिंब हो सकता है। और ये वस्तु हमेशा कहाँ रखी जाती है? इनफाइनाइट और P के बीच में। इसीलिए उत्तल दर्पण में केवल U का मान ऋणात्मक होता है, बाकी दोनों जो दाहिने तरफ होते हैं आपतित किरण की दिशा में होते हैं, दोनों धनात्मक हो जाते हैं। चलिए आगे देखेंगे। अवतल दर्पण में क्या बात करेंगे? U क्या होता है? निगेटिव होता है, और F का मान क्या होता है? निगेटिव होता है। लेकिन V में 2 कंडीशन बच्चों होती है। एक जब हम वास्तविक की बात करेंगे 5 कंडीशन में निगेटिव होगा, लेकिन जब हम V का मान अवतल दर्पण में आभासी की बात करेंगे, जो कि 6वां कंडीशन हम पढ़े थे, वहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। जब आभासी बोलेगा, बाकी ज़्यादातर हमेशा निगेटिव होता है। ये तो हो गया अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण में U का मान बच्चों हमेशा निगेटिव होगा, F का मान पॉजिटिव होगा, और V का मान भी हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। वेरी महत्वपूर्ण है, जल्दी से नोट कर लेंगे मेरे साथ, आप भी जल्दी नोट करते चलेंगे। समय बहुत कम है, चीज़ें बहुत ज़्यादा है। आपके बोर्ड परीक्षा में क्या आएगा हमको कुछ भी नहीं पता है, लेकिन वही आएगा जो चीज़ें हम पढ़ा रहे हैं, ये हमको 100% पता है। चलिए नोट करेंगे, फिर हम लोग आगे चलेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है, फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलेगा, नोट करेंगे, हम लोग आगे चलते हैं। जल्दी से एक न्यूमेरिकल करा देते हैं, सिंपल सा न्यूमेरिकल करा देते हैं, फिर हम लोग आगे चलते हैं। सिंपल सा न्यूमेरिकल करा देते हैं, फिर हम लोग आगे चलते हैं ज़बरदस्त तरीके से। फिर अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण के उपयोग बता के हम लोग आगे चलते हैं। जल्दी से लिखेंगे मेरे साथ। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। आपका परावर्तन खत्म हो चुका है, 20 मिनट लगे होंगे, परावर्तन खत्म हो चुका है। चलिए कोशिश करेंगे थोड़ा और जल्दी चीज़ें कवर करने की। वक्रता त्रिज्या कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर दिया है, 20 सेंटीमीटर दिया है। वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर दिया है। अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु की दूरी U बराबर 15 सेंटीमीटर। कौन सा दर्पण है? कॉनकेव मिरर, जिसे हम प्यार से अवतल दर्पण बोलते हैं। आगे बोलेंगे दर्पण से वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी मतलब V आपको ज्ञात करना है। वक्रता त्रिज्या R बराबर 20 दिया है, डायरेक्ट लिख लेंगे R बराबर 20 दिया है, तो सर जी फोकस बराबर R/2 होता है। R का मान 20/2 हो जाएगा। तो क्या सर F बराबर 10 नहीं होगा? 100% होगा। क्या होगा? F बराबर 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो जब F बराबर 10, U बराबर 15, तो V का मान, अरे सर जी इतना आसान बात करते हैं, दर्पण के सूत्र से 1/F + 1/V। F का मान सब निगेटिव ले